गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मूवीज़ इन इंडिया टुडे का नंबर 1 रैंक पे रहने वाली मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा। फिर आई हसीन दिलरुबा का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपके लिए वो देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मूवी की पूरी स्टोरी लाइन मैं एक्सप्लेन कर दूँ शॉर्ट में, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए हसीन दिलरुबा की पूरी स्टोरी एक्सप्लेनेशन भी डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के बिल्कुल नीचे चैनल के बिल्कुल साथ सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे ज़रूर दबाइए। सो मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हमें तापसी पन्नू यानी कि रानी रोड पे भागती हुई दिखाई जाती है, जहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और उनके पीछे कुछ कुत्ते भी भाग रहे होते हैं। एंड वो भागकर सीधा पुलिस स्टेशन आती है। एंड वहाँ वो ये बोलती हैं कि उनका पति उन्हें मार डालेगा, उन्हें बचा लिया जाए। उसके बाद हमें अगले सीन में 2 महीने पहले की बात दिखाई जाती है, जहाँ पे एक घर में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं एंड उनके पीजी में ही तापसी पन्नू रह रही होती है। एंड वहाँ पे एक न्यूज़ चल रही होती है टीवी पर। एंड वहाँ न्यूज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि हरियाणा में एक पुल टूटने की वजह से नदी के अंदर जितने भी मगरमच्छ थे वो बहते बहते आगरा की तरफ आ चुके हैं। एंड यहाँ हमें ये पता लग जाता है कि जो अभी का प्रेजेंट सीन चल रहा है वो आगरा का है। उसके बाद हमें रानी के पीछे में अभिमन्यु पंडित आते हुए दिखाए जाते हैं, जो कि एक कंपाउंडर है और इसका रोल मूवी में सनी कौशल कर रहे हैं। एंड वहाँ वो उनकी लैंडलेडी को इंसुलिन लगाने के लिए आए होते हैं। एंड वहाँ रानी की एंट्री होती है, जहाँ पे अभिमन्यु उसे देखकर सहम सा जाता है। एंड वहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि अभिमन्यु रानी को पसंद करता है। उसके बाद रानी अपना मेकअप का कुछ सामान वहाँ भूल जाती है एंड उसे देने के लिए अभिमन्यु उसके पीछे भागने लगता है। एंड यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि इस पार्ट में रानी ने अपना एक सैलून खोल रखा है आगरा में, जिसका काम वो खुद करती है और उसके लिए उसने 1-2 लड़कियों को भी रखा हुआ है। एंड उसका पीछा करते हुए अभिमन्यु वहाँ तक पहुँच जाता है एंड उसका सामान उसे पकड़ा देता है। उसके बाद अभिमन्यु उससे कुछ बात करना चाहता है एंड तभी उसे अंदर से उसके क्लाइंट बुला लेते हैं। एंड रानी बिजी हो जाती है अपने काम में और वो भूल जाती है कि अभिमन्यु बाहर उसका वेट कर रहा है। उसके बाद अभिमन्यु शाम तक वहीं खड़ा रहता है और उसकी वेट करता रहता है। एंड जब तापसी पन्नू बाहर आती है तो वो अभिमन्यु को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। एंड वहाँ अभिमन्यु रानी से ये बोलता है कि वो उनके साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहता है। एंड वहाँ रानी उसे हाँ बोल देती है मूवी जाने के लिए अगले फ्राइडे को। एंड जब अभिमन्यु वहाँ रानी को मूवी के लिए पूछ रहा होता है तो तभी साइड से एंट्री होती है विक्रांत मसीह की यानी कि ऋषु की, जो कि रानी का पति था पिछले पार्ट में। एंड यहाँ रानी उसे देख रही होती है चुप चुप कर। एंड वहाँ हमें पिछली पार्ट के सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे होते हैं। एंड वहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि पिछले पार्ट में कैसे विक्रांत मसीह ने यानी ऋषु ने अपना हाथ काट दिया था अपनी बीवी को बचाने के लिए, ताकि उस पर मर्डर का इल्ज़ाम ना आए। एंड वहाँ पे वो छुपकर एक जॉब कर रहा होता है। एंड दूसरी तरफ रानी भी वहाँ पे पार्लर चला रही होती है और वो दोनों एक साथ पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं ताकि वो इंडिया छोड़कर वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि वो केस आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी उन दोनों को ये डर है कि पुलिस ने अगर उन दोनों को देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि ऋषु की मौत जो कि पिछले पार्ट में दिखाई गई थी वो सब झूठ था एंड ये केस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पहले पार्ट में जो भी हुआ उसके बाद ऋषु अपना नाम बदलकर रवि रख चुका है। एंड यहाँ वो एक ज़िंदगी ऐसी जी रहा है जहाँ वो लोगों से छुप कर ही रहता है। एंड वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो स्टूडेंट्स को ट्यूशन दे रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम पूनम होता है। एंड पूनम ऋषु की लैंडलेडी होती है, जो कि उसके ऊपर डोरे भी डाल रही होती है और उसके साथ एक रात बिताना चाहती है। एंड वहाँ ऋषु उसे मना कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी ही तरफ हमें ऋषु की खिड़की में से बाहर रोड पे खड़ी हुई रानी दिखाई जाती है, जहाँ रानी उसे फ़ोन करती है एंड उसे मिलने के लिए बोलती है। एंड वो दोनों छुप छुप कर एक गार्डन में मिलते हैं, जहाँ से ताजमहल भी दिख रहा होता है आगरा में। एंड वहाँ पे वो दोनों के बीच में ये बात होती है, जहाँ रानी उसे ये बताती है कि उसके लैंडलॉर्ड घर पर नहीं है आज रात के लिए। तो वो ऋषु को बोलती है कि वो घर पे आ जाए। एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अभिमन्यु रेडी हो रहा होता है मूवी के लिए और वो एक बुके और एक रिंग लेकर थिएटर के बाहर पूरा का पूरा थिएटर बुक करवा लेता है। एंड वहाँ वो रानी की वेट कर रहा होता है। एंड दूसरी ही तरफ ऋषु रानी के पास आ जाता है उसके घर पे, जहाँ रानी ये भूल जाती है कि आज फ्राइडे का दिन है और उसे अभिमन्यु के साथ मूवी देखने जाना था। एंड मूवी के लिए निकलने से पहले हमें देखने को मिलता है कि अभिमन्यु के पास एक आदमी आता है जो उससे कुछ पैसे लेता है। एंड वहाँ वो आदमी देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एंड उसके बाद अभिमन्यु थिएटर के लिए निकल जाता है, जहाँ वो रानी की वेट कर रहा होता है। एंड उसके बाद हमें रानी और ऋषु एक मार्केट में देखने को मिलते हैं, जहाँ रानी ऋषु को अभिमन्यु के बारे में बताती है एंड बोलती है कि उसे बुरा लगा कि अभिमन्यु उससे प्यार करने लगा है और वो पूरी रात थिएटर के बाहर खड़ा रहा उसकी वेट में। एंड तभी वहाँ पे रानी का पर्स चोरी हो जाता है एंड चोर के पीछे ऋषु भागने लगता है।
एंड जैसे ही ऋषु चोर के पीछे भाग रहा होता है तो सामने एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसे देखने के बाद चोर भी भागता है एंड ऋषु को भी वहाँ से भागना पड़ता है ताकि पुलिस उसे पहचान न ले। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है आदित्य श्रीवास्तव की, जो कि पिछले पार्ट में वो इंस्पेक्टर थे जो ऋषु का केस लीड कर रहे थे। एंड वहाँ रानी को देखने के बाद उन्हें थोड़ा शक हो जाता है। एंड पिछले पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट के एंड में हमें देखने को मिला था कि इंस्पेक्टर का वहाँ से तबादला हो चुका था एंड उनका तबादला इस बार हुआ भी आगरा ही था। एंड उन्हें देखने के बाद रानी बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो घर आ जाती है। एंड उसके बाद रानी को उस इंस्पेक्टर की आवाज़ आती है उसके पीछे में एंड वो डर जाती है। एंड उसकी लैंड लेडी जब उसे नीचे बुलाती है तो वहाँ इंस्पेक्टर उसका चोरी हुआ पर्स लेकर आते हैं। एंड वहाँ वो रानी को पर्स देने के साथ साथ ये भी बताते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में देखा था, कि इंस्पेक्टर को पंडित जी की वो बुक मिल गई थी जिसकी हेल्प से ऋषु और रानी ने वो पूरा मर्डर प्लान किया था। एंड उन्होंने वो पूरी की पूरी बुक पढ़ ली है। एंड वो रानी को ये बता देते हैं कि उन्होंने भी अब पंडित जी की वो बुक पढ़ ली है, जिससे उन्हें ये सब पता लग चुका है कि ऋषु भी जिंदा है और वो छुपता फिर रहा है और रानी ने अपना मर्डर छुपाने के लिए ही ये सब किया और वो भाग कर आगरा आ गई। ये सुनने के बाद रानी और ज़्यादा डर जाती है एंड वहाँ से इंस्पेक्टर चले जाते हैं। ये सब होने के बाद हमें अगले सीन में ये देखने को मिलता है कि रानी ऋषु को एक थिएटर में मिलती है, जहाँ वो उसे बताती है टिकट लेते टाइम कि इंस्पेक्टर यहाँ भी आ चुका है एंड उसे रानी पर शक है। एंड वहाँ ऋषु रानी को ये बोलता है कि इंस्पेक्टर को सिर्फ स्टोरी पता है, यानी कि पंडित जी की वो बुक पढ़ने के बाद, लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि जो भी हुआ वो सच था। एंड वहाँ ऋषु रानी को बोलता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इंस्पेक्टर के आगे अगर वो घबराएगी तो उसे और ज़्यादा शक होगा। उसके बाद हमें ऋषु और रानी थिएटर के अंदर मूवी देखते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर ही बैठे होते हैं। एंड वहाँ पे ऋषु रानी को चुप चुप कर देख रहा होता है। एंड जब रानी ऋषु की तरफ देखने लगती है तो ऋषु वहाँ से भाग जाता है। एंड हमें ये देखने को मिलता है कि ऋषु की 2 रो छोड़कर पीछे की तरफ इंस्पेक्टर भी वहाँ बैठा हुआ था एंड उसकी नज़र सिर्फ रानी पे थी। ये देखने के बाद ऋषु वहाँ से भाग जाता है एंड अपने फ़ोन को और अपने सिम को तोड़कर फ्लश आउट कर देता है। उसके बाद रानी हमें बहुत बार ऋषु को फ़ोन करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे ऋषु का नंबर नहीं लग रहा होता एंड रानी थोड़ी डर जाती है। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है रानी के पार्लर के बाहर एक कूड़े का ट्रक खड़ा होता है, जिसे रानी बोल रही होती है आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत स्मेल हो रही होती है एंड कस्टमर कंप्लेंट कर रहे होते हैं। एंड तभी जब वो ट्रक के पीछे देखती है तो वहाँ एक शायरी लिखी होती है जो कि दिनेश पंडित की होती है। एंड यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दिनेश पंडित एक राइटर हैं जिनकी बुक्स को पढ़कर ही रानी और ऋषु ने पिछला मर्डर किया था। एंड इस बार भी उनकी बुक्स का बहुत बड़ा रोल है इस मूवी में। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि रानी जल्दी अपने घर आती है एंड वो बुक ढूंढती है जिसके अंदर वो शायरी उसे मिल सके। एंड वहाँ उस शायरी के आगे उस बुक में ये लिखा होता है कि प्रेमिका को ये ज़रूर पता है कि उसका प्रेमी उसे कहाँ मिलेगा। एंड ये पढ़ने के बाद रानी वहाँ से निकल जाती है ऋषु से मिलने के लिए उसी जगह पर जहाँ पर उसे एक्सपेक्टेड है ऋषु उसे वहीं मिलेगा। उसके बाद हमें रानी बारिश में एक फ़ोन बूथ पर जाती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पे फ़ोन बूथ में ऑलरेडी फ़ोन उसकी वेट कर रहा होता है। एंड वहाँ ऋषु से बात करता है और वो ऋषु को बताती है कि इंस्पेक्टर उसके घर भी आया था और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। एंड ये सब सुनने के बाद ऋषु से ये बताता है कि वो जयपुर गया था एजेंट को मिलने के लिए एंड अगले हफ्ते वो लोग ये देश छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाएंगे। एंड उसके अगले सीन में हमें रानी पुलिस स्टेशन दिखाई जाती है, जहाँ उसे इंस्पेक्टर ने मिलने के लिए बुलाया। एंड पुलिस स्टेशन में रानी को बुलाकर इंस्पेक्टर वहाँ पे दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं रानी को ऋषु के मर्डर केस को लेकर। एंड वहाँ पे तभी एंट्री होती है जिमी शेरगिल की। जिमी शेरगिल इस मूवी में मोंटी का रोल कर रहे हैं, जो कि सीनियर इंस्पेक्टर हैं। एंड वो वहाँ पे रानी को ये बताते हैं कि वो उसके दूर के रिश्तेदार हैं। एंड ये सुनने के बाद रानी थोड़ी चौंक जाती है। एंड उसके बाद वो उसे पूरी तरह बताते हैं कि वो ऋषु के दूर के चाचा हैं एंड नील के सगे चाचा। नील ऋषु का वही कज़न है जिसका पहले पार्ट में रानी के साथ अफेयर हो गया था एंड उसका ही मर्डर हुआ था। एंड ये सब सुनने के बाद रानी और ज़्यादा घबरा जाती है। एंड वहाँ जिमी शेरगिल यानी कि मोंटी रानी को ये बताता है कि किशोर, जो कि इंस्पेक्टर हैं जो पहले ऋषु का केस हैंडल कर रहे थे, वो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं एंड उन्होंने सारी की सारी कहानी उन्हें बता दी है। एंड वहाँ वो रानी को ये धमकी देते हैं कि जिस दिन उन्हें ऋषु जिंदा मिल गया उस दिन नील के कातिल होने की वजह से वो रानी और ऋषु को बहुत बुरी तरह से मारेंगे और जेल के अंदर घसीटते हुए लेकर जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर मोंटी उससे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड जहाँ वो उससे कुछ पर्सनल सवाल भी पूछते हैं कि अगर ऋषु मर चुका है तो उसने दोबारा शादी क्यों नहीं की। एंड वहाँ पे उन्हें उसका फ़ोन ट्रैक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहाँ वो उससे ये पूछते हैं कि वो किसी राहुल नाम के इंसान से बात करती है जो 1 हफ्ते बाद इंडिया से बाहर जा रहा है एंड उसका उससे क्या लेना देना है।
एंड वहाँ रानी बोलती है कि वो उसे नहीं जानती, वो सिर्फ उससे ऑनलाइन मिली थी और वो ऑनलाइन ही उसकी दोस्त बनी। एंड यहाँ बात हो रही होती है रिशु की, एंड रिशु ही उससे फ़ोन पे बात कर रहा होता है राहुल बनकर। एंड वहाँ पे मोंटी को उस पर शक हो जाता है एंड उसके बाद वो वहाँ से रानी को जाने के लिए बोलता है। एंड जब रानी वहाँ से चली जाती है तो मोंटी बाहर आता है, जहाँ वो एक कांस्टेबल से ये पूछता है कि जितने भी फोर्स उसने रानी के पीछे लगा रखी है पूरे आगरा में, उनको सिर्फ रानी के पार्लर और घर के रास्ते के बीच में छोड़ दे। 1 हफ्ते के अंदर रिशु मिल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोंटी को ये शक हो चुका होता है कि जिस राहुल से वो बातें कर रही है और जो देश छोड़कर 1 हफ्ते बाद जा रहा है वो रिशु ही है। उसके बाद हमें रानी के घर से लेकर उसके पार्लर तक के रास्ते में बहुत जगह पे पुलिस दिखाई जाती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है। एंड दूसरे ही तरफ जब रिशु जयपुर आता है उस एजेंट को मिलने के लिए, यानी कि ट्रैवल एजेंट को मिलने के लिए, जो कि उन्हें बाहर भेज रहा था इलीगली, वहाँ पे मोंटी ऑलरेडी होता है अपनी फोर्स के साथ एंड वो उस जगह को सीज कर देते हैं। उन्हें देखने के बाद रिशु छुप जाता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। एंड वहाँ से भागने के बाद रिशु को ये समझ आ चुका होता है कि मोंटी अब उसे आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। एंड अगले सीन में हमें पूनम के घर पे पुलिस आती भी दिखाई जाती है, जहाँ वो पूनम को रिशु की फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या वो इस इंसान को जानती है। एंड वहाँ पूनम उनसे 2 मिनट मांगती है और वो ऊपर जाती है रिशु के कमरे में। एंड वहाँ पे रिशु डर के मारे छुपा हुआ होता है। एंड वहाँ पे पूनम उसे बोलती है कि वो पुलिस को तो मना कर देगी, लेकिन उसे पूनम के साथ वो करना पड़ेगा जो पूनम बहुत टाइम से चाहती है। उसके बाद पूनम नीचे आके पुलिस वालों को मना कर देती है कि वो इस इंसान को नहीं जानती एंड पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में ये देखने को मिलता है कि रिशु अपने घर से भागकर रानी के घर पे आ जाता है, जहाँ वो छुपकर रानी से ये बात कर रहा होता है कि वो पुलिस के आगे जाकर सरेंडर कर देगा एंड वो ये भी बोल देगा कि नील का मर्डर उसी ने किया था ताकि रानी को जेल ना हो। एंड ये सब सुनने के बाद रानी उसे मना कर देती है। एंड तभी रानी को नीचे से आवाज़ आती है अभिमन्यु की। एंड जब रानी उसे देखती है तो उसके दिमाग में कुछ बात आती है एंड वहाँ वो रिशु से ये शेयर करती है कि उसे भरोसा है रानी के ऊपर या नहीं। एंड रिशु उसे वहाँ पर हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि फ्राइडे का दिन था जब अभिमन्यु ने रानी को दोबारा मूवी के लिए बोला था। एंड रानी जब मूवी के लिए अभिमन्यु के पास थिएटर के बाहर जाती है तो अभिमन्यु वहाँ पे रोज़ लेकर खड़ा होता है। एंड वहाँ रानी उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है, लेकिन वहाँ पे रानी उससे एक चीज़ क्लियर कर देती है कि वो कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्यार वो सिर्फ रिशु को ही करती है। उसके बाद हमें रानी रिशु को मिलती भी दिखाई जाती है, जहाँ वो रिशु को बताती है कि 2 दिन बाद वो शादी कर रही है अभिमन्यु से। एंड वो रिशु को बोलती है कि वो ज़रूर आए उस शादी में, क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह पाएगी। एंड रिशु वहाँ पर छुपकर उसे देखने आता है बैंड बाजे वालों के साथ। एंड बैंड वालों की टीम में जब रिशु खड़ा होता है तो वहाँ पर उसे मोंटी देख लेता है। जी हाँ, शादी में मोंटी और बाकी पुलिस वाले भी अवेलेबल होते हैं, क्योंकि मोंटी को शक होता है कि रिशु वहाँ ज़रूर आएगा। एंड जब मोंटी उसे वहाँ देखता है तो मोंटी आगे बढ़ता है दोबारा उसे देखने के लिए, तो रिशु वहाँ से भाग चुका होता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रानी और अभिमन्यु एक साथ अभिमन्यु के घर पे होते हैं, जहाँ अभिमन्यु एक पति होने का फ़र्ज़ निभाना चाहता है, लेकिन रानी उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे शराब ऑफर करती है और वो एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। एंड वह रानी उसे अपना दुख बताती है और ये भी बोलती है कि वो उसे कभी भी पत्नी होने का जो भी सुख है वो कभी नहीं दे पाएगी। एंड यहाँ जब रानी और अभिमन्यु के बीच में बातें हो रही होती हैं तो रानी अपना सारा दुख बताने के बाद अभिमन्यु से पूछती है कि वो अपने बारे में कुछ बताना चाहता है तो वो रानी से ज़रूर शेयर करे। एंड वहाँ अभिमन्यु रानी को बताता है कि जब वो 7 साल का था तो उसके माँ बाप की मौत हो गई थी एंड उसके बाद उसके चाचा चाची और उनके 2 बच्चों के साथ वो रहता था। एंड थोड़े ही टाइम बाद उसके चाचा चाची और दोनों बच्चों की भी मौत हो चुकी थी। एंड उसके बाद पूरी ज़िंदगी अभिमन्यु अकेला ही रहा। एंड जब उसने पहली बार रानी को अपने डिस्पेंसरी में देखा तो उसे देखते ही रानी से प्यार हो गया था। एंड ये बात करते करते वो देखता है कि रानी सो चुकी है एंड वो रानी को बेडरूम पे छोड़ देता है एंड वो अलग जाकर दूसरे रूम में सो जाता है। उसके बाद हमें रानी और अभिमन्यु की नॉर्मल जिंदगी दिखाई जाती है, जहाँ पे रानी अभिमन्यु से थोड़ा दूरी रहती है ताकि वो उसे पर्सनल चीज़ों से दूरी रख सके। एंड अभिमन्यु भी अपने प्यार में उसके ज़्यादा करीब नहीं जाता। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रिशु के अपार्टमेंट में उसकी लैंडलेडी आती है, जो कि उससे ज़बरदस्ती किस करने लगती है। एंड सामने से ब्रिज पे खड़ी हुई रानी ये सब देख रही होती है। एंड उसे वहाँ देखने के बाद रिशु एकदम से डर जाता है एंड वहाँ से वो भाग जाता है। उसके बाद रिशु भागता हुआ रानी के पीछे जाता है, जहाँ रानी उससे गुस्सा हो जाती है एंड रिशु से बताता है कि पूनम यानी कि उसकी लैंडलेडी बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ी हुई है। एंड रानी उसे बोलती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना वो औरत उसे नहीं छोड़ेगी। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है रानी अपने घर पे होती है, जहाँ वो अकेली शराब पी रही होती है। एंड जब अभिमन्यु वहाँ आता है तो अभिमन्यु उसे देखकर चौंक जाता है कि आज वो अकेली शराब कैसे पी रही है। एंड वहाँ पे अभिमन्यु से बात करने लगता है तो रानी रो रही होती है। एंड अभिमन्यु जब उससे पूछता है तो रानी नशे में इतना चूर होती है कि वो भूल जाती है वो अभिमन्यु के आगे क्या बोल रही है।
एंड वहाँ वो अभिमन्यु को बोलती है कि हर जगह पे लव, सेक्स और धोखा फैल रखा है। लव वो करती है ऋषु से, जो कि उसे मिल नहीं पा रहा, एंड सेक्स पूनम करना चाहती है ऋषु के साथ, जो ऋषु से देना नहीं चाहता, एंड धोखा मिल रहा है अभिमन्यु को। एंड ये सब होने के बाद अभिमन्यु समझ आता है कि ऋषु जिंदा है। एंड उसके बाद जब रानी को शराब बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है तो अभिमन्यु उसे बेड पे छोड़ देता है एंड सोने के लिए चला जाता है। उसके अगले सीन में हमें सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पे अभिमन्यु के पास रानी आती है एंड अभिमन्यु उसे बोलता है कि वो ऋषु को फ़ोन करे। एंड ये सुनने के बाद रानी थोड़ा घबरा जाती है एंड अभिमन्यु से बताता है कि रात को नशे में रानी ने अपने मुंह से बोला है कि ऋषु जिंदा है। एंड यहाँ अभिमन्यु से ये भी बताता है कि पंडित जी की किताब उसने भी पढ़ी है एंड वो ये भी जानता है कि किस किताब को पढ़कर उन दोनों ने वो मर्डर को छुपाया था। एंड उसके बाद वो रानी को बोलता है कि ऋषु को मिलने के लिए बुलाए ताकि वो उन दोनों की हेल्प कर सके यहाँ से बाहर निकलने के लिए। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रानी, ऋषु और अभिमन्यु तीनों एक साथ मेले में मिलते हैं, जहाँ पे अभिमन्यु अपना गुस्सा भी जता रहा होता है और जेलसी भी। एंड वहाँ पे ऋषु और अभिमन्यु के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है। तभी अभिमन्यु वहाँ का टेम्परेचर कम कर देता है, यानी कि उससे बात सॉर्ट करने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद वो ऋषु को अपने साथ लेकर अपने डिस्पेंसरी में आ जाता है, जहाँ पे एक कमरा बंद होता है। एंड वो ऋषु को बोलता है कि वो उस कमरे में रह सकता है जब तक वो यहाँ से बाहर ना भाग जाए। उसके बाद ऋषु को डिस्पेंसरी के उस रूम में छोड़ने के बाद अभिमन्यु वहाँ से जाने लगता है एंड बाहर से वो लॉक कर जाता है उस कमरे को। एंड वहाँ से जाने के बाद वो रानी के पास घर आता है, जहाँ रानी उसे सॉरी फील करती है क्योंकि रानी ने अपने आप को और ऋषु को बचाने के लिए ही अभिमन्यु का दिल तोड़ा था। एंड वहाँ अभिमन्यु से बोलता है कि अगर वो सॉरी फील करती है तो वो आखिरी बार उसके साथ मूवी देखने चल सकती है। एंड उसके बाद वो ऋषु के लिए वहाँ से खाना लेकर निकल जाता है। एंड दूसरी तरफ ऋषु जब डिस्पेंसरी के उस कमरे में बैठा होता है तो बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है एंड ऋषु को लगता है कि अभिमन्यु आ गया होगा। जब ऋषु को दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे पूनम होती है, जो कि उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है। एंड उसे देखने के बाद ऋषु थोड़ा सा डर जाता है। एंड वहाँ आकर पूनम उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसकी फिजिकल नीड को नहीं पूरा किया तो वो पुलिस को बता देगी कि ऋषु यहाँ पर छुपा हुआ है। एंड वहाँ पे ऋषु उसे किस करता है और ये बोलता है कि उसे 1 महीने का टाइम दे, वो 1 महीने बाद आकर खुद पूनम से मिलेगा। एंड वहाँ से पूनम चली जाती है। उसके बाद दोबारा दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आती है। एंड जब वहाँ पे दोबारा ऋषु दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर वही आदमी खड़ा होता है जो शुरू में हमें अभिमन्यु के पास आता हुआ दिखाया गया था, जो उससे पैसे लेकर वहाँ से गया था। एंड उसके बाद जब अभिमन्यु वहाँ पे आता है तो अभिमन्यु अंदर आने के बाद ये नोटिस करता है कि वहाँ पे किसी के गजरे की स्मेल आ रही है। एंड जब वो ऋषु से ये पूछता है कि यहाँ कोई आया था तो ऋषु उसे सच बता देता है कि वहाँ पे पूनम आई थी। एंड वो पूनम के बारे में ऋषु से पूछता है एंड ऋषु से बताता है कि पूनम उसकी लैंडलेडी है एंड वो उससे शादी करना चाहती है। एंड ये सुनने के बाद अभिमन्यु से कुछ मजाक करता है जो कि ऋषु को पसंद नहीं आता। उसके बाद अभिमन्यु जब खाना देकर उसे वहाँ से जाने लगता है तो अभिमन्यु नोटिस करता है कि ज़मीन पर मिट्टी गिरी हुई थी। एंड अभिमन्यु उससे पूछता है कि यहाँ कोई और भी आया था तो ऋषु उसे मना कर देता है। एंड जब अभिमन्यु उस मिट्टी को उठाता है तो वो बताता है कि यहाँ पे लल्लन आया था। लल्लन वही आदमी है जो कि अभिमन्यु से पैसे लेने आता था। एंड यहाँ पे अभिमन्यु ऋषु को ये बताता है कि लल्लन उसे ब्लैकमेल करता है। एंड इस चीज़ की वजह पूछने के बाद वो ऋषु को ये बताता है कि उसके चाचा और उसकी फैमिली को उसी ने मारा था। लल्लन से उसने बहुत पहले एक सांप लिया था एंड उस सांप को 4 दिन तक भूखा रखा था ताकि वो जब डसे तो कोई भी बच ना पाए। एंड उसी ने अपने चाचा चाची और उनके दोनों बच्चों को मारा था क्योंकि उसके चाचा ने उसके बाप का बिजनेस हड़प लिया था। एंड यही बात वो दूसरी तरफ मूवी देखने के बाद रानी को भी बता रहा होता है जब वो उसे लेक में घुमाने के लिए लेकर जाता है। एंड ये सब सुनने के बाद ऋषु डर जाता है एंड ऋषु उस पर अटैक करने लगता है, जहाँ अभिमन्यु उसके ऊपर कुछ सामान फेंक कर वहाँ से भाग जाता है एंड बाहर से उसे लॉक कर जाता है। एंड वहाँ जब अभिमन्यु रानी से बात कर रहा होता है तो रानी को उसकी शक्ल पे एक अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। एंड जहाँ वो रानी से ये बोलता है कि अगर उसके चाचा ने उसके फादर को हर्ट किया था तो उसने इतना कुछ कर दिया तो ये सोचना चाहिए कि रानी ने तो उसकी ज़िंदगी ख़राब की है उससे शादी करके, तो वो उसका क्या करेगा। एंड ये सुनने के बाद रानी थोड़ा घबरा जाती है। एंड उसके बाद जब रानी लेक की तरफ देखती है जहाँ पे उनकी बोट होती है तो नीचे कुछ मगरमच्छ घूम रहे होते हैं। रानी वहाँ ये समझ जाती है कि अभिमन्यु उसे मार सकता है एंड वो डर जाती है। एंड वहाँ अभिमन्यु से ये बात पूछता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता था कि अभिमन्यु और रानी एक साथ ज़िंदगी बिता सके। तो वहाँ रानी उसे हाँ बोलती है और वो ये बोलती है कि अगर उसकी ज़िंदगी में ऋषु नहीं होता तो वो अभिमन्यु से शादी करने के लिए शायद हाँ बोल देती। एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ऋषु उस डिस्पेंसरी के रूम का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। एंड अभिमन्यु रानी के साथ अपने घर में आता है एंड उन्हें आते हुए रात हो चुकी होती है। एंड वहाँ पे अभिमन्यु उससे ये बताता है
कि पंडित जी की जिस बुक को पढ़कर उसने और ऋषु ने पिछले पार्ट में जो मर्डर किया था उसे छुपाया गया है, उसे वो बहुत अच्छे से पता है। एंड उसके बाद वो रानी को ये भी बोलता है कि वो इकलौती ही पंडित जी की फ़ैन नहीं है। उसके बाद वो उसे एक ड्रॉर खोल के दिखाता है जहाँ पे पंडित जी की बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। एंड ये सब देखने के बाद रानी घबरा जाती है। एंड उसके बाद वो रानी को ये धमकी देता हुआ दिखाया जाता है कि अब वो भी देखना चाहता है कि रानी ज़्यादा बड़ी फ़ैन है पंडित जी की किताबों की या फिर अभिमन्यु। एंड ये सब सुनने के बाद रानी बहुत डरी हुई दिखाई देती है। एंड तभी अभिमन्यु उसे धक्का देकर नीचे गिर देता है जहाँ पे उसके सर पे एक टेबल लगता है और रानी नीचे गिर जाती है। एंड उसके बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है जो हमें मूवी के शुरू में देखने को मिला था कि रानी बारिश में भागती हुई पुलिस स्टेशन में आती है एंड जहाँ वो ये बोलती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। उसके बाद रानी हमें मोंटी के पास दिखाई जाती है, यानी कि जिमी शेरगिल के पास। एंड वो वहाँ उसे बोलती है कि अभिमन्यु से मार डालेगा। एंड अभिमन्यु भी पंडित जी की किताबें पढ़ता है एंड उसी की हेल्प से उसने अपने चाचा और उसकी फैमिली को भी मारा था। एंड वहाँ पे वो डर के मारे मोंटी को ये बोलती है कि उसे बचा ले, वो किसी न किसी को तो मार ही देगा। एंड ये सुनने के बाद मोंटी उसे जवाब देता है कि वो तो यहाँ पुलिस स्टेशन में सेफ खड़ी है तो वो मारेगा किसे। एंड वहाँ अपने डर के वजह से और प्यार की वजह से रानी उसे नाम ले देती है ऋषु का। एंड ये सुनने के बाद मोंटी की शक्ल पे एक खुशी दिखाई देती है। एंड मोंटी अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है, यानी नील के फादर को। एंड वहाँ वो अपने बड़े भाई से बोलता है कि उसका प्रॉमिस वो जल्दी ही पूरा करने वाला है, यानी कि नील के कातिल ऋषु और उसकी बीवी को वो जल्दी ही पकड़कर उनके सामने लाएगा। फिर उसके बाद वो उन्हें जेल में फांसी की सज़ा दिलवा देगा। उसके बाद मोंटी पूरी पुलिस की टीम को ये ऑर्डर देता है कि वो रानी के दोनों हस्बैंड्स को पकड़ के लाएं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अभिमन्यु के घर पे और अभिमन्यु की डिस्पेंसरी में पुलिस जा रही होती है उन्हें ढूंढने के लिए। एंड दूसरी ही तरफ ऋषु जिस घर में पीजी रह रहा होता है, यानी कि पूनम का घर, वहाँ पे भी पुलिस जाती है। एंड वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब अभिमन्यु के घर पे इंस्पेक्टर होते हैं एंड उनके साथ उनकी टीम होती है तो वहाँ एक कांस्टेबल को फ़ोन आता है जहाँ वो ये बताता है कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड वो इन्फॉर्मेशन जब इंस्पेक्टर फ़ोन पे सुन रहे होते हैं तो ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर थोड़ा चौंक जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हमें पुलिस रानी को एक जगह पर ले जाती हुई दिखाई जाती है जहाँ पे एक वैन को ब्लास्ट हो चुका होता है। एंड वैन के ब्लास्ट में 2 लाशें भी होती हैं जो पूरी तरह से जल चुकी होती हैं। एंड वहाँ पे जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रानी को लेकर आते हैं वहाँ पे उन लाशों को पहचानने के लिए, तो वहाँ पे एक बैग मिलता है जिसके अंदर अभिमन्यु का ID कार्ड भी होता है। एंड दूसरी लाश के पास एक स्टिक मिलती है जिसे देखने के बाद इंस्पेक्टर समझ आता है कि वो स्टिक पूनम की है। एंड इन दोनों कत्लों का इल्ज़ाम भी रानी के सर पे आ जाता है। एंड वहाँ पे इंस्पेक्टर रानी को ये बोलता है कि अब उसके ऊपर एक नहीं बल्कि 3 मर्डर के केस चलेंगे। एंड उसके बाद वो रानी को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। एंड उसके बाद रानी को पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद रिमांड पे रखा जाता है। एंड कोर्ट में पेश करने का दिन जो अगला होता है वहाँ पे एक बहाना लगाकर ये प्रूव कर दिया जाता है कि कांस्टेबल के लेट होने की वजह से उसे अब मंडे को ही लाया जाएगा। एंड इस दौरान उनके पास 2 से 3 दिन आ जाते हैं जहाँ वो रानी को अच्छे से रिमांड पे रख के मार पीट सकें और उससे हर चीज़ उकलवा सकें। एंड ये सब होने के बाद रानी उन्हें धमकी देती हुई दिखाई जाती है कि अगर ऋषु को पता लगा कि रानी को मारा जा रहा है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि मोंटी चाचा को भी नहीं। एंड ये सब होने के बाद मोंटी अपने एक कांस्टेबल को ये बोलता हुआ दिखाया जाता है कि मीडिया में एक खबर फैला दी जाए कि रानी को कस्टडी में रखकर बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, ताकि ये न्यूज़ भी ऋषु तक पहुँचे और ऋषु खुद सामने आए। उस सब के बाद मीडिया में इस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा उछलाव दिखाया जाता है। एंड जहाँ पे इस न्यूज़ को ऋषु भी देख रहा होता है एक जगह पर बैठकर। एंड ये सब होने के बाद ऋषु एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और एक कांस्टेबल को सेंड करता है जहाँ ऋषु ये बोलता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए राज़ी है, लेकिन उससे पहले उन्हें रानी को लेकर एक ब्रिज पे आना होगा। एंड उस ब्रिज के ऊपर ही वो रानी को जब ठीक ठाक दिखेगा तभी वो सरेंडर करेगा। एंड ये सब होने के बाद पुलिस उसकी बात मान जाती है। एंड मोंटी अपनी पुलिस फोर्स को उस ब्रिज के आसपास तैनात करना शुरू कर देता है ताकि वो आसानी से ऋषु को पकड़ सकें। एंड वहाँ पे वो नीचे देखता है कि फॉरेस्ट वाले भी बैठे हैं जो कि उस नदी में आए हुए मगरमच्छों को, जो हमें शुरू में देखने को मिला था कि हरियाणा के पुल टूटने की वजह से आगरा की तरफ नदी के थ्रू बहुत सारे मगरमच्छ आ चुके थे, उन्हें रोकने के लिए वो फॉरेस्ट वाले बैठे हुए थे। एंड वहाँ पे मोंटी ये बोलता हुआ दिखाया जाता है कि उसे पुलिस वालों के अलावा और कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए उन लोगों को हटा दिया जाए। उसके बाद मोंटी और बाकी के पुलिस वाले कुछ अलग अलग तरह की फोर्सेस बनाकर वहाँ पे ऋषु को पकड़ने के लिए तैनात हो रहे होते हैं एंड प्लान कर रहे होते हैं। एंड इस बीच में उनके पास 2 से 3 दिन का टाइम होता है, जब तक का टाइम उन्हें ऋषु ने दिया होता है उस रेलवे ब्रिज पे आने का। एंड जिस टाइम पे रेलवे ब्रिज पे मिलने का टाइम हो जाता है
उस समय अंधेरा होता है एंड रात के टाइम पे वहाँ पे एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन के रुकने के बाद उसमें से ऋषु उतरता है एंड ऋषु वहाँ पे आकर अपने हाथ ऊपर कर लेता है एंड उसने जैसी शर्त रखी थी उस हिसाब से रानी को पहले उस ब्रिज पे भेजा जाता है जहाँ ऋषु रानी के गले मिलता है एंड उसके बाद मोंटी के ऑर्डर पर सारी पुलिस फोर्स उसे पकड़ने के लिए ब्रिज पे चली जाती है एंड ब्रिज की स्टार्टिंग में ही पुलिस फोर्स को रोकने को बोला जाता है एंड वहाँ पे जब मोंटी पुलिस को रोकता है तो उनमें से एक कांस्टेबल बाहर निकलकर बंदूक लेकर ऋषु और रानी की तरफ जाने लगता है एंड उन्हें जब कमांड दी जा रही होती है कि रुकने की, लेकिन वो कांस्टेबल रुक नहीं रहा होता एंड जब वहाँ पे लाइट आती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो कांस्टेबल के कपड़ों में अभिमन्यु खड़ा हुआ था एंड अभिमन्यु वहाँ पे ऋषु और रानी के साथ लड़ने लग जाता है एंड उन्हें मारने की धमकी देता है। उसके बाद ऋषु और अभिमन्यु के बीच में कुछ हाथापाई होती है जहाँ पे अभिमन्यु के हाथ से छूटकर बंदूक नीचे गिर जाती है एंड उसे रानी उठा लेती है एंड रानी अभिमन्यु को गोली ना मार दे इसलिए अभिमन्यु रानी को धक्का देने लगता है। तभी रानी ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है एंड उसे ऋषु पीछे से पकड़ लेता है एंड तभी अभिमन्यु ऋषु को भी वहां से धक्का देने लगता है और ऋषु अभिमन्यु की लात पकड़ के उसे भी अपने साथ लेकर नीचे लेक में गिर जाता है। जब वो नीचे गिरते हैं तो ये वही एरिया था जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ थे, तो पुलिस को ये समझ आ जाता है कि अब इन तीनों का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि नीचे बहुत सारे मगरमच्छ हैं, वो उन्हें खा ही जाएंगे। उसके बाद मोंटी ये ऑर्डर देता है कि रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए एंड उस पानी के अंदर जाकर देखा जाए उन तीनों की लाश अगर मिलती है या नहीं भी मिलती है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए ही ये प्रूफ करने के लिए कि उन तीनों की मौत हो चुकी है। एंड वहाँ पे जब रेस्क्यू टीम के लोग पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें ऋषु का नकली हाथ मिलता है एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि मोंटी उन सभी एरिया के कैमरास को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जहाँ पे ऋषु, अभिमन्यु और रानी का आना जाना था। एंड वहाँ पे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स आने के बाद मोंटी को बहुत सारे प्रूफ मिलते हैं जिससे वो इन्वेस्टिगेशन को और आगे ले जाता है एंड उसके बाद वो अपने सीनियर्स के साथ और अपनी फोर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है जहाँ पे सभी ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं एंड वहाँ पे मोंटी उन्हें ये बताता है कि ये सारा मर्डर प्लान था। जो 2 लाशें उसे मिली थी वो पूनम और लल्लन की थी एंड वो उन्हें बताता है कि लल्लन वही सपेरा है जिसने बहुत टाइम पहले अभिमन्यु की मदद की थी उसके चाचा और उसकी फैमिली को मारने के लिए एंड वो अभिमन्यु को ब्लैकमेल करता था उसी चीज़ को लेकर, इसीलिए अभिमन्यु ने सेकंड विक्टिम रखने के लिए उसी को जान से मार दिया एंड वो तीनों मरे नहीं हैं, वो तीनों फरार हो चुके हैं। ये सब सुनने के बाद उनका जो सीनियर ऑफिसर होता है वो ये बोलता है कि मीडिया में हमारी पुलिस के बारे में यानी यूपी पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें बोली जा रही हैं, इसीलिए इस केस को दबा दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एंड इसके ऊपर वो दोबारा अब कोई बात नहीं करना चाहते एंड उसके बाद वो मीटिंग वहीं पर रद्द हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का सीन जो कि 6 महीने बाद का होता है एंड वहाँ पे रानी बैठी होती है जो कि अभिमन्यु के साथ वहीं रह रही होती है नाम बदल कर एंड वहाँ पे वो एक स्कूल में टीचर की जॉब कर रही होती है एंड बच्चों को पढ़ा रही होती है एंड वहीं पे फ्लैशबैक में हमें ये देखने को मिलता है कि जब वो तीनों बचकर उस नदी से बाहर आ गए थे तो अभिमन्यु रानी को वहाँ से लेकर बाहर आ रहा होता है एंड जहाँ पे रानी जोर जोर से ऋषु का नाम चिल्ला रही होती है एंड ऋषु वहाँ पे डूबता हुआ दिखाया जाता है एंड उसे मगरमच्छ खा चुके होते हैं एंड उसी की याद में और डिप्रेशन में रानी वहाँ पे चुपचाप बैठी होती है और ये सब याद कर रही होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रानी स्कूल में होती है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ा रही होती है एंड वो बच्चों से बोलती है कि अपने होमवर्क की हुई बुक्स को वो उसके डेस्क पे रख दें एंड वहाँ पे एक बच्ची जब अपनी नोटबुक को रख के जाती है तो उस नोटबुक में रानी को एक शायरी पढ़ने को मिलती है जिसे पढ़ने के बाद रानी चौंक जाती है एंड वो शायरी पंडित जी की होती है एंड रानी समझ जाती है कि वो शायरी वहाँ पे उसे ऋषु ने लिख कर भेजी है एंड वहाँ पे रानी समझ आती है कि वो शायरी उसे ऋषु ने लिख कर भेजी है एंड उसके बाद हमें अगला सीन बिहार का देखने को मिलता है जहाँ पे मोंटी अपनी बीवी के साथ अपने फार्म हाउस पे होता है एंड उसके पास एक पार्सल आता है जहाँ पे एक बुक होती है एंड उस बुक में वही कहानी होती है पंडित जी की जिसे यूज़ करके ऋषु, रानी और अभिमन्यु वहाँ से भाग निकले थे एंड जब मोंटी उस बुक को पूरी तरह से पढ़ता है तो उसे सारी की सारी कहानी समझ आ जाती है। वहाँ पे अभिमन्यु ने और ऋषु ने मिलकर 3 दिन का टाइम इसीलिए मांगा था पुलिस की कस्टडी में आने के लिए ताकि वो भागने के लिए अपना रास्ता क्लियर कर सकें। जिस समय उन्होंने नदी में कूदने का प्लान किया था उससे 3 दिन पहले वो हर रोज़ रात को उस नदी में जाते थे एंड मगरमच्छों को वहाँ पे मांस डाला करते थे एंड वो मांस डालते डालते उन मगरमच्छों को 3 किलोमीटर दूर तक ले गए थे ताकि उन्हें वहाँ से निकलने में आसानी हो जाए। एंड बुक के एंड में मोंटी को ये देखने को मिलता है कि एक नोट लिखा होता है जहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एक एड्रेस होता है एंड वहाँ पे देवसर में उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है शाम को 6 बजे एक लवर्स पॉइंट पे एंड मोंटी वहाँ से निकल जाता है हिमाचल प्रदेश में उस जगह पे पहुँचने के लिए
एंड वैसा ही सेम नोट रानी ने अभिमन्यु के बैग में भी रखा होता है, जिसे अभिमन्यु जब पढ़ता है तो वहाँ लिखा होता है कि शाम को 6 बजे रानी उसे लवर्स पॉइंट पे मिलना चाहती है। एंड उस लवर्स पॉइंट का नाम तोता मैना पॉइंट होता है। एंड शाम को जब अभिमन्यु वहाँ पहुँचता है तो रानी खाई के बिल्कुल कोने में खड़ी होती है, जिसे देखकर अभिमन्यु थोड़ा डर जाता है एंड उसे थोड़ा पास आने के लिए बोलता है। एंड वहाँ पे रानी उससे बात करने लगती है और रानी उसे वही सब चीज़ें दोबारा दोहराती है, उसी बुक के बारे में जो कि पंडित जी ने लिखी थी एंड जिसका इस्तेमाल करके वो तीनों बचकर वहाँ से भागे थे। एंड उसके बाद रानी उसे ये बोलती है कि वो ये भी जानती है ऋषु डूबा नहीं था, उसे जानकर अभिमन्यु ने डुबोया था ताकि मगरमच्छ उसे खा जाएं और रानी अभिमन्यु को मिल जाए। एंड ये सब जब वो अभिमन्यु को बोल रही होती है तो उसी टाइम वहाँ पे मोंटी और उनकी पुलिस फोर्स भी अवेलेबल होती है जो सब कुछ सुन लेती है। एंड ये सब सुनने के बाद उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये जो भी हुआ इस सब में अभिमन्यु का ही सारा हाथ था। अभिमन्यु ने ही उन 2 लोगों को भी मारा जो कि रानी उसके मुँह से उगलवा देती है। एंड वहाँ पे पूनम और ललन के मर्डर केस में भी अभिमन्यु के ऊपर ही चार्ज लग जाते हैं। एंड वहाँ पे रानी अपनी पूरी की पूरी स्टोरी सुना देती है, जहाँ पे रानी ये भी क्लियर कर देती है कि ये सब जो भी हुआ ये सारा प्लान अभिमन्यु का था। वो सारे मर्डर भी अभिमन्यु ने अपने आप को बचाने के लिए किए, पूनम का भी और ललन का भी। उसमें ऋषु और रानी का कोई भी हाथ नहीं था। एंड ऊपर से उसने ऋषु को भी डुबोकर मार दिया एंड वहाँ पे ऋषु को मगरमच्छ खा गए। ये सब होने के बाद वहाँ पे रानी ये बोलती है कि अगर ऋषु नहीं रहा तो रानी को भी अब जिंदा नहीं रहना है। एंड रानी उस खाई से नीचे झरने में छलांग मार देती है। रानी के नीचे छलांग मार देने के बाद मोंटी वहाँ पे ये ऑर्डर देता है कि रेस्क्यू टीम को भेजा जाए एंड ढूंढा जाए रानी, क्या पता मिल जाए जिंदा उस पानी के अंदर इतनी ऊपर से गिरने के बाद। एंड उसके बाद वो लोग अभिमन्यु को अरेस्ट करके वापस बिहार लेकर जा रहे होते हैं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है एयरपोर्ट पे अभिमन्यु चुपचाप बैठा होता है, जहाँ उसके हाथ में हथकड़ी भी लगी होती है। एंड वो चुपचाप बैठे बैठे एकदम से हंसने लग जाता है। एंड मोंटी के पूछने के बाद वो ये बताता है कि उन दोनों हस्बैंड वाइफ को उसी ने आइडिया दिया था उस बुक का यूज़ करने के लिए और बच निकलने के लिए। एंड उन दोनों ने उल्टा पैंतरा उसके ऊपर ही फेंक दिया। एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है कि पानी में से रानी बाहर आ रही होती है। एंड उसके बाद रानी वहाँ से निकलती है एंड भागकर वहाँ पे एक मेला जा रहा होता है जिसके अंदर शामिल हो जाती है। एंड जब रानी उस मेले में शामिल होती है तो पीछे से वहाँ पे ऋषु आ जाता है एंड वो रानी के ऊपर एक कलर फेंक देता है जिससे रानी को कोई पहचान ना पाए और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एंड ये सब होने के बाद अभिमन्यु मोंटी को ये बोलता है कि उन दोनों ने मिलकर सबको बेवकूफ़ बना दिया और वो फिर से भाग गए। एंड यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पे फ्लाइट के अंदर अभिमन्यु, मोंटी और एक पुलिस वाला होता है। एंड वहाँ पे अभिमन्यु मोंटी से यही बात कर रहा होता है कि उसी ने उन दोनों को ये बताया था कि अगर वो बचना चाहते हैं तो दुनिया के आगे एक दूसरे को मरा हुआ घोषित कर दें। एंड वो दोनों उसी को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग गए और उसे फंसा दिया। एंड वहाँ मोंटी उसे मजाक करता है कि ये उनका आइडिया नहीं था, ये उनके बाप का आइडिया था, यानी कि पंडित का, जिसकी वो बुक पढ़ पढ़ के इतना कुछ कर रहे हैं। एंड वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अभिमन्यु उसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको ये कैसे पता कि पंडित जी ही अभिमन्यु के फादर थे। एंड यहाँ पे ये सुनने के बाद मोंटी चौंक जाता है एंड मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। सो ये थी गाइस पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन, पूरी स्टोरी सीन बाय सीन मैंने आपको एक्सप्लेन की। एंड जहाँ तक कि रिव्यू की बात की जाए तो मूवी मस्ट वॉच है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है मर्डर मिस्ट्री मूवीज़ देखना तो आप ये मूवी को ज़रूर देखिए। नेटफ्लिक्स ने भी इसे रैंक 1 पे रखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इस मूवी को वॉच कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है एंड आपका टाइम अच्छा किल हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। और अपना पर्सनल रिव्यू देने के लिए कमेंट बॉक्स आपके आगे हाजिर है, उसके ऊपर जाकर आप कमेंट कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। सो जल्दी ही मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों।